हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर हम अपने किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करते हैं fx इंटू डी ऑफ जी एक्स, fx इंटू डी ऑफ जी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल ऑफ fx इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, और लिमिट आता है g इनवर्स a से g इनवर्स b तक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें हमको समझना क्या है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जरा देखिएगा, यहाँ पर आप जब फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो मामला हमारा डी ऑफ जी एक्स पर जाकर के फंसा। अगर ये डी ऑफ एक्स होता तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती, हम अपने फंक्शन को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट होता, अगर डी एक्स होता तो एलिमेंट ये जो ए और बी दिख रहा था वो एक्स का होता। बट अभी समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो x का नहीं है, बल्कि यहाँ पर एलिमेंट है d के साथ लगे हुए फंक्शन का, यानी कि gx का। तो हमें इसको थोड़ा सा कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे कैसे देखना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा और इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देख करके समझ में आ गया होगा कि ये एक नया चीज़ आपके सामने आ गया, डी ऑफ जी एक्स। आज तक डी एक्स देखते थे, चाहे इस तरीके की चीज़ें देखते थे। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स अगर मैं लिख दिया हूँ तो इसका सीधा साधा मतलब है कि मैं अपने फंक्शन जी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है जी डैश एक्स के बराबर, क्योंकि आप सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जी एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यहाँ से आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ऑफ जी एक्स जो फंक्शन होगा वो बराबर हो जाएगा जी डैश एक्स इंटू डी एक्स के। इसका मतलब आप इसी वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, इसी फंक्शन में एफ एक्स तो आपको कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा है, एफ एक्स तो मस्त चीज़ है भाई। तो हमने क्या किया, यहाँ से एफ एक्स को एज इट इज उठा लिया और यहाँ पर जो डी ऑफ जी एक्स लिखा था उसकी जगह मैंने चिपका दिया जी डैश एक्स डी एक्स को। अब यहाँ पर आया समस्या लिमिट का, क्योंकि अभी तक जो लिमिट यहां पर लिखा गया था वो लिमिट था gx का, क्योंकि d के साथ जो फंक्शन लगा रहता है उसका लिमिट होता है। अगर यहां dx लगा हुआ है तो यहां लिमिट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b का लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे जो एलिमेंट है d के साथ वो gx है, इसका मतलब ये जो लिमिट कह रहा है वो gx इक्वल्स टू a के लिए कह रहा है और gx इक्वल्स टू b के लिए कह रहा है। जब आपने इस सवाल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया तो अब आपके पास लिमिट d ऑफ x का है, मतलब अब आपको यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट x का लिखना होगा। तो लोअर और अपर लिमिट x का लिखना होगा, तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब gx a है तो x कितना होगा, g इनवर्स a, और जब gx b है तो x कितना होगा, g इनवर्स b। यहां से हम ये समझ गए कि fx इंटू डी जी एक्स अगर a से b तक इंटीग्रेट किया गया है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, fx, ये जो फंक्शन अंदर फंसा हुआ है gx उसका डेरिवेटिव, और लोअर और अपर लिमिट क्या होगा, इस gx का इनवर्स निकाल करके आपको x की जगह a और b पुट करना होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर आते हैं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स। अब ये जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आप समझ गए कि डी के साथ जो फंक्शन फंसा हुआ है वो एल एन एक्स है, तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि यहां पर अब तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा साइड में आकर के और एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव डी ऑफ एल एन एक्स लिखा हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, विच इज इक्वल्स टू 1/x। अब यहां से आपको पता चल गया कि डी ऑफ एल एन एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके बराबर आ गई है, देखिए dx/x। इसका मतलब इसमें आपको क्या लिख लेना होगा, अब
एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लेना होगा, और यहां पर जो डी ऑफ ln x आपको दिख रहा है उसकी जगह आपको dx बाई एक्स लिख लेना है। एकदम फॉर्मुलेट आपने तुरंत कर दिया इसको। अब यहां पर सवाल में दिक्कत कहां पर आएगी? सवाल में सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है कि इसकी लिमिट की। लिमिट के लिए क्या करना होगा आपको? यहां जो ln x फंक्शन है उसका इनवर्स निकालना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फंक्शन y इक्वल्स टू ln x है तो इसका इनवर्स कितना होगा? x बराबर e का पावर y, यानी कि e का पावर x क्या होगा? इस फंक्शन का इनवर्स होगा। तो यहां पर जो आपको लिमिट लिखना होगा वो किसका लिखना होगा? e के पावर x में x की जगह -1 रख देंगे और x की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि याद करिए हम क्या कर रहे थे, इसका इनवर्स निकाल रहे थे, जो कि आपने निकाल लिया है e का पावर x, फिर x की जगह a और b रख दे रहे थे इनवर्स निकालने के बाद से। तो फंक्शन में यहां पर इनवर्स e का पावर x आया है, तो आपने अगर x की जगह a और b लिखा जो क्वेश्चन में -1 और 1 है, तो यहां आ गया e का पावर -1 और यहां आ गया e का पावर 1। अब ये वाला जो पार्ट है वो कितना सिंपल हो गया देखिएगा। x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? x स्क्वायर बाई 2, और आपने लिमिट क्या चिपकाना है? e का पावर -1 से लेकर के e का पावर 1। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 1/2 साथ में x स्क्वायर, यानी e स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट e का पावर -2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए तो खास करके, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि वो किसी प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता है, किसी और मेथड से नहीं हो सकता है। बट अगर आपको एक चीज़ ये पता है तो एकदम चुटकियों में आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में उसका आंसर बता सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। अगर एक फंक्शन है fx, इफ fx इज अ फंक्शन such that f of a equals to c, f of b equals to d, and gy is inverse of fx, then from integration of a to b fx plus integration of gy dy from c to d is equals to bd minus ac। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये, 5 स्टार कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन fx है और इस फंक्शन का इनवर्स है, यानी कि gy dy में लिखा हूं, ऐसे ही कुछ भी ना बोलूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका इनवर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है इसी फंक्शन का इनवर्स gy dy। fx का जो लिमिट है वो a से b है और gy का लिमिट c से d है। इस बात का ध्यान रखना है कि x की जगह a रखने पर इस वाले इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट आ रहा है और x की jगह b रखने पर इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट आ रहा है। तो डायरेक्टली हम आंसर बोल सकते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट bd माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट ac। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर मुझे इसे प्रूफ करना होगा तो यहां जरा देखिएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि a से b तक मैंने अपने एक फंक्शन fx को इंटीग्रेट किया है और यहां पर fx का एक इनवर्स फंक्शन है gy। तो gy dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूं उस बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x था, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? f इनवर्स y होगा, जो कि क्या है? gy है, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो जरा बताइए इस वाले इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं gy की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं gy की जगह x लिख सकता हूं,
मैं dy की जगह क्या लिख सकता हूं, तो जरा देखिएगा, y का इंटीग्रेशन करूंगा तो dy आएगा और यहां पर आएगा f डैश x dx, मतलब dy की जगह मैं लिख दूंगा f डैश x dx। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर जो लिमिट थी वो किसकी लिमिट थी, यहां पर लिमिट y की थी, यहां पर अब लिमिट आपको किसकी लिखनी है, x की लिखनी है। तो हमें पता है कि f ऑफ a बराबर c था, यानी यहां y की वैल्यू कितनी है, c है, उस दौरान x की वैल्यू कितनी है, a। तो यहां पर जब c होगा तो x की वैल्यू a होगी, क्योंकि आप यहां लिमिट अब x का लिख रहे हैं तो यहां पर a हो जाएगा। यहां पर जब y की वैल्यू d थी, y की वैल्यू d थी, उस दौरान x की वैल्यू कितनी थी, b, तो यहां पर मैं अपर लिमिट भी क्या लिख दूंगा, b। अब ये क्वेश्चन तब्दील हो गया, इंटीग्रल ऑफ a टू b f x प्लस x इंटू f डैश x। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया जाता है कि एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू होती है x इंटू एफ एक्स की। और यहां पर आपको लिमिट लगाना होगा क्या, a एंड b, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू एफ बी माइनस a इंटू एफ ए। एफ बी की वैल्यू कितनी है भाई, d, और एफ ए की वैल्यू कितनी है, c। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आ गया बी डी माइनस ए सी। मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का इन्वर्स है, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी डी माइनस ए सी, प्रोवाइडेड कि x की जगह b रखने पर यहां पर वैल्यू d आनी चाहिए, x की जगह a रखने पर यहां वैल्यू c आनी चाहिए। तो आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट। कुछ छोटे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे शो करके आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग को करना क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे से सवाल से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है, एक बहुत ही छोटे से सवाल से शुरू करते हैं ताकि आपको फील आ जाए। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ई का पावर एक्स लिख लिया और एक मैंने फंक्शन लिख दिया ln x, ठीक है, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ लेट से x की जगह 0 और x की जगह 1, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ x की जगह 1 और x की जगह e। जैसे ही मैंने ये लिखा, मेरे को जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे को सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है कि क्या मेरे पास एक फंक्शन है और उसका एक इन्वर्स है क्या। तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कि हाँ भाई, आपके पास एक फंक्शन है f और इस फंक्शन f का इन्वर्स भी मौजूद है, f इन्वर्स। आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है। 90% क्वेश्चंस जिसमें f और f इन्वर्स लगे रहते हैं वो इसी तरीके से डील होते हैं। यहां पर मुझे दिख गया f है, e के पावर x का इन्वर्स क्या होगा, ln x। ये f है, ये f इन्वर्स है। दूसरा हर्डल क्या है, आपको अपने लिमिट की तरफ जाकर के देखना है। यदि आपने x की जगह 1 रखा तो ये e का पावर 1 बन रहा है। क्या यहाँ पर e है, हाँ है भाई। आपने x की जगह 0 रखा, ये e का पावर 0 बन रहा है। कितना होता है 1, क्या यहाँ पे 1 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट। मतलब हमारा आंसर आ गया कितना, e। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो आपने देखा मेनली यहाँ पे दो हर्डल है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके पास फंक्शन और उसका इन्वर्स है कि नहीं। पहली चीज आपने इतना देख लिया, आपने आधा काम तमाम कर दिया है। दूसरा देखना है कि फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू आपने जब फंक्शन में रखी तो इन्वर्स वाले का अपर लिमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरीके से लोअर लिमिट रखने पर इन्वर्स वाले का लोअर लिमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं बी डी माइनस ए सी। आइए एक और आपको यहां पर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और यह है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। इसका मुझे आंसर बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये तो मुझे दिख गया कि यहां साइन इनवर्स है और यहां पे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहां पर हो सकता है कि इनवर्स की कुछ कहानी बन रही हो।
तो थोड़ी देर साइड में देख लिया जाए कि इन्वर्स की कहानी बन रही है कि नहीं। तो मैं अगर साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर का इन्वर्स निकालना चाहूं तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकालना चाहूंगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन वाई आ जाएगी, और यहां से मैं एक्स की वैल्यू किसके बराबर कह दूंगा, रूट ओवर साइन वाई। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो एफ इनवर्स एक्स आया वो रूट ऑफ साइन एक्स आ गया है। सॉरी, इसका मतलब ये अगर एफ है तो ये जो फंक्शन आपको चमक रहा है दैट इज एफ इनवर्स। पहला हर्डल खत्म, 50% काम खत्म हो चुका है। बाकी वाला 50% तो बहुत ही आसान है। आपने x की जगह क्या किया भैया, 1 रखा और देखा यहां का अपर लिमिट है कि नहीं। x की जगह 1 रखने पर ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स 1। कितना होता है साइन इनवर्स 1, π/2 होता है। आई बात समझ में। x की जगह 0 रखने पे कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 0, जो कि 0 होता है। कितना होता है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट दैट इज π/2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 0। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, π/2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किन किन चीज़ों को चेक करना है और किन किन फंक्शंस में ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। आइए इसे कुछ और अच्छे क्वेश्चन से देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा और कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है हमें e-1 इंटू अंडर रूट ऑफ ln 1 प्लस ex माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे है लेट से dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को देख करके एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां पर देखिए ln है और यहां पर e का पावर है, मतलब ln और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स है। बट ये देखिए डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब डायरेक्टली आप f और f इनवर्स अभी देख करके नहीं पता कर पाएंगे। पहली चीज तो मैंने ये नोटिस किया कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे e-1 है। तो अगर e-1 वाले स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं तो ex माइनस एक्स वाले पार्ट को देखिए ध्यान से। ex माइनस एक्स को अगर आपने t अज्यूम कर लिया तो इसका डेरिवेटिव दैट इज e-1 dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये जो चमक रहा है e-1 dx, एक्चुअल में ex माइनस एक्स को t रखने के बाद ही वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो मैं ex माइनस एक्स को भी t रख सकता हूं, या फिर इसे और सिंपल बनाने के लिए इस पूरे को ही t अज्यूम कर सकता हूं, 1 प्लस ex माइनस एक्स को अज्यूम कर सकता हूं t, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव e-1 टाइम्स dx बराबर dt ही आएगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो जरा देखिएगा, ये दो इंटीग्रल में ब्रेकअप हो जाएगा, 0 से 1 e-1 इंटू अंडर रूट ऑफ ln 1 प्लस ex माइनस एक्स dx प्लस 0 to 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। और ये वाला चीज अगर मैं इसमें पुटअप कर दूं तो ये देखिएगा, e-1 dx तो dt का काम कर रहा है, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ln, और ये पूरा मैंने t माना है तो दिस इज अंडर रूट ऑफ ln t, e-1 इंटू डी एक्स इज डी टी। और देखिएगा जरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है तो यहाँ पर भी जो लिमिट होगा दैट इज लोअर और अपर वो भी चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर आपने x की जगह 0 रखा होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर मैंने x की जगह 1 रखा होगा तो ये हो जाएगा e-1 से +1 कैंसिल, यहाँ पर e आ जाएगा, प्लस 0 से 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से देखिए चीजें बहुत सिंप्लीफाइड लग रही हैं, क्योंकि यहां रूट ओवर ln t है और यहां e का पावर एक्स स्क्वायर है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये अगर f है तो ये इसका f इनवर्स है। आप लोग यहां पे चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रूट ln t को अगर x माना, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ln t कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर।
तो t कितना हो जाएगा, e का पावर x स्क्वायर। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर ये फंक्शन f है तो ये वाला फंक्शन क्या है, f इनवर्स है, क्योंकि इसको ln t के रूट को x मानने पर जो t आ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ x वो आ रहा है t इक्वल्स टू e का पावर x स्क्वायर। तो हमारा पहला हर्डल खत्म हो गया, जिसमें हमने ये देख लिया कि अगर ये f है तो जो दूसरा वाला फंक्शन है वो क्या है, f इनवर्स। अगर पहला हर्डल खत्म हुआ तो दूसरा हर्डल है सिर्फ ये चेक करना कि अपर लिमिट फंक्शन का रखने पर इनवर्स वाले पार्ट का अपर लिमिट आ रहा है कि नहीं। तो जरा देखिए, t की जगह e रखेंगे तो रूट ln e कितना होता है, 1 होता है। t की जगह 1 रखेंगे तो रूट ln 1 कितना होता है, 0 हो रहा है। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों हर्डल खत्म। आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट दैट इज 1 इंटू ई माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 0 इंटू 1। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, ई के बराबर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, √2 + 1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट किया गया और हमारे पास जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स x स्क्वायर -2x -2dx प्लस -π/4 से π/4 √3 + tan x dx, है ना। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शंस हैं उसके इंटीग्रेशन इतने आसान नहीं है। ना तो लविंग इंटीग्रेशन है, ना तो उसके इंटीग्रेशन इतने आसान है, ना तो इसे आप किसी प्रॉपर्टी से आसानी से कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो tan इनवर्स का है और यहाँ जो फंक्शन मौजूद है वो tan x है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि tan इनवर्स और tan x एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज करके इस फंक्शन को इसके इनवर्स के तरीके से शो कर सकता हूँ। एक और चीज़, अभी जब हम लोग स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा था तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था जिसमें इंटीग्रल sin इनवर्स x स्क्वायर था और उसकी जगह प्लस होकर के एक और इंटीग्रल था रूट का sin x, और sin इनवर्स x स्क्वायर का जो इनवर्स होता था वो रूट sin x आया था। यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर tan है और यहाँ tan इनवर्स के साथ एक क्वाड्रेटिक बना हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। जेई आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा कि आपको एकदम देखने में तुरंत पकड़ में आ जाए कि ये एफ है, ये एफ इनवर्स है। थोड़ा मैनिपुलेशन जरूर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखिए सिंपल मैनिपुलेशन है। tan इनवर्स यहाँ देखिए, tan यहाँ देखिए, खुश हो गए कि भैया इनवर्स बनने वाला है। लेकिन ये tan रूट में है तो ये भी कंफर्म कर लिया हमने कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो ये देखिएगा, लिमिट मेरे पास √2 + 1 से 3 है, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा जरा देखिएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर -2x था तो x - 1 का होल स्क्वायर होगा। ऐसे में जो कांस्टेंट -1 का स्क्वायर हमने +1 एक्स्ट्रा किया है, हमने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया है। फाइनली हमको -2 बनाना है तो 1 ऐड किया है और बनाना है -2, तो मुझे -3 यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो गया है, प्लस इंटीग्रल ऑफ -π/4 से π/4 √3 + tan x को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। अब जरा देखिएगा, इस वाले पार्ट को सिंपल बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप x - 1 को t अज्यूम कर लीजिए ताकि आप tan इनवर्स t स्क्वायर के बारे में बात कर पाए। ये -3 से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये -3 यहाँ पर जब इन्वर्स कन्वर्जन होगा तो उसका रूप ले लेगा 3 के फॉर्म में।
तो अगर आपने x माइनस 1 को t लिया तो dx की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी भाई, dt के बराबर। और अगर dx dt हो गया तो अब इस इंटीग्रल को मैं क्या लिख दूंगा, जरा देखिएगा, लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि यहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। अगर आपने यहां पे √2 + 1 रखा तो √2 + 1 - 1 कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। और 3 अगर रखा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स का, इसकी जगह मैं t लिख सकता हूं, मतलब tan इनवर्स के साथ आ गया t² - 3। dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt। और इस वाले पार्ट को तो आप एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि आप एक को f बना रहे हैं और दूसरे को उसका f इनवर्स, तो दूसरे वाले पार्ट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। और अब हमको ये चीज समझ में आ गई कि ये अगर f है तो ये स्ट्रक्चर f इनवर्स हो सकता है। आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मैं y = tan इनवर्स x² - 3 लिखता हूं तो tan y कितना हो जाएगा भाई, x² - 3। तो tan y + 3 कितना हो जाएगा, x²। तो x कितना हो गया, √tan y + 3। और यहां से मुझे पता चल गया कि इफ दिस इज f, दिस इज सिंपली f इनवर्स x। तो हमारा पहला हर्डल देखिए बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। मेरे को यहां पर एक फंक्शन मिल गया और यहां पर मिल गया उसका इनवर्स। इतना आते ही मस्त हो जाइए कि अब तो आंसर आने वाला है, क्यों। लेकिन एक हर्डल हमें और भी देखना है, वो क्या है, हमारा फंक्शन का अपर लिमिट रखने पर इनवर्स का अपर लिमिट बनता है कि नहीं। तो अगर मैंने t की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 होता है 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 कंप्लीटेड। और x की जगह यहां पर t की जगह √2 रखा तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2, 2 - 3 होता है -1, तो tan इनवर्स का -1 होता है माइनस का π/4। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों हर्डल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स दैट इज 2 × π/4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट दैट इज √2 × -π/4। और यहाँ पहले से एक माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर एक π/4 लग जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, π/4 × 2 + √2। तो आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन इतने भयानक, इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं, उस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम, बहुत ही आसानी से हम इसे ऑब्जेक्टिव बना दिए। इसको बहुत इजीली हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एक लविंग इंटीग्रल के फॉर्म में। बस 2 चीज़ों का ध्यान देना है, आपको अपना एक फंक्शन देखना है और उससे रिलेटेड इन्वर्स वहाँ पर होना चाहिए। डायरेक्ट हो भी सकता है, डायरेक्ट दे, हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेशन के बाद से वो इन्वर्स बन रहा हो। और फिर आपको दोनों के अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को ध्यान से देखना है। आइए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फिर खत्म करते हैं। मान लीजिए एक इंटीग्रेशन ऐसा आया 0 to 1 4th रूट ऑफ 1 - x to the power 7 प्लस 7th रूट ऑफ 1 - x to the power 4 dx। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आया, यहां प्लस की जगह बीच में माइनस होगा, दिमाग में नहीं आया तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पावर्स का खेल है। और साथ साथ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बाहर पावर 4th रूट का है, अंदर पावर 7 है, और यहां पर बाहर पावर 7 हो गया है और अंदर पावर 4 चला गया है, बाहर पावर 7th रूट का हो गया है। मतलब यहां पे पावर की अदला बदली चल रही है। और ये होता है खास करके इनवर्स फंक्शन में, जैसे x³ का इनवर्स x का पावर 1/3, x के पावर 3/2 का जहां पे भी इनवर्स पॉसिबल है वो x का पावर 2/3 के फॉर्म में होगा। तो यहां से हम इसे कैचअप कर पाए, यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रिक था, जहां पर हम समझ गए कि अगर मैं 1 - x के पावर 1/4 का इनवर्स निकालना चाहूं तो जरा देखिए इसका इनवर्स कितना आएगा, y का पावर 4 हो जाएगा 1 - x के पावर 7 के बराबर, और x का पावर 7 होगा
1 माइनस वाई की पावर 4 के बराबर, मतलब x होगा 7th रूट ऑफ 1 माइनस वाई का पावर 4। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि अगर ये f है तो ये इसका इन्वर्स है। बट दिक्कत क्या आ गई, हमें f के साथ प्लस का f इन्वर्स चाहिए। यहां पर प्लस का f इन्वर्स नहीं है बल्कि माइनस का f इन्वर्स का फॉर्मेट है। तो अगर मैं इसको दो अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। और अब मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि इफ दिस इज f, दिस इज सर्टेनली इट्स इनवर्स। और क्या इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी फंक्शनाइज हो रहा है क्या, मतलब बराबर हो रहा है क्या? तो अगर आपने x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, बट यहां तो 1 है। और अगर आपने x की जगह 0 रखा तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, बट यहां तो 0 है। तो आपने देखा 1 रखने पर 0 आ रहा है, 0 रखने पर 1 आ रहा है, अपर लिमिट नहीं बन रहा है, बट की क्या हो रहा है, क्रॉस वैल्यूज बन रही हैं। 1 रखने पर 0, 0 रखने पर 1। तो हम क्या करेंगे, इसके लिमिट को चेंज कर देंगे और 0 से 1 को हम 1 से 0 लगा देंगे और एक आगे जो माइनस आएगा लिमिट के चेंज होने के कारण से वो देखिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये बन गया f, ये बन गया f इनवर्स। अब 1 रखिए तो 0 बन रहा है, 0 रखिए तो 1 बन रहा है और सारा का सारा हर्डल क्लियर। फाइनल आंसर क्या होगा, 1 इंटू 0 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पता चल रहा है तो जो आंसर्स हैं वो एक एक दो दो लाइन में दिख रहे हैं, बन रहे हैं। और अगर आप इसे नॉर्मल सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकते हैं, हो भी ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट में आगे भी आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।